अस्सलाम वालेकुम। क्लास शुरू करने का इरादा करते हैं। ज़रा सा देख लें कि पिछली क्लास से बच्चे हमारी क्लास को ज्वाइन कर लें। एक आधे मिनट के बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आफ्टर फिनिशिंग दी अल्काइन हमने आपसे कहा था कि द लास्ट पार्ट ऑफ अल्कीन अल्काइन शुड बी देयर स्ट्रक्चर। हमें इन मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और जिस थ्योरी की मदद से पढ़ने हैं वो कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमने आपसे कहा था मिक्सिंग है और ये फिनोमेना पूरा है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जब कोई भी एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऐसा काम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जो उसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब हर ऑर्बिट में सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है और लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि किन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। अब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और क्यों होती है, इसका बैकग्राउंड समझाने के लिए हमें थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, हमने ये सबसे कहना चाहिए कि सिंपल कॉन्सेप्ट ये बनाया कि कभी जब भी कोई मॉलिक्यूल आपके सामने आए, मिसाल के तौर पर हम सबसे सिंपल वाले से अगर शुरू करें तो वो है मीथेन। फॉर्मूला है CH4। हर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक अदद सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है कि ये वो एटम है जो उस मॉलिक्यूल के सेंटर की हैसियत रखता है और वो उसकी निशानी ये है कि उसकी वैलेंसी मॉलिक्यूल के बाकी तमाम एटम्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है, या यूं कह लीजिए जो एक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो अब हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे होते इस वक्त तो उसमें तो खैर हर तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में थे, अब वो तो मरहला गुजर गया। सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हर मॉलिक्यूल में कार्बन जरूर होता है और कार्बन की वैलेंसी है 4, उससे ज्यादा तो किसी की है नहीं। इसलिए सिंपल बात ये हो गई कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम कार्बन होता है। तो मीथेन में भी कार्बन है। इस बात का फायदा ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके लास्ट ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी नेचर ये तय करेगी कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है। तो यूं कि आसान लफ्जों में बात करूं तो मॉलिक्यूल का शेप सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। तो कार्बन फैसला करेगा कि मीथेन का शेप कैसा होगा। कार्बन फैसला करेगा हर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। कैसे फैसला होगा? हमने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो बनी जाएगी 1s2 2s2 2p2। कार्बन का लास्ट ऑर्बिट 2s2 2p2 होगा। पूरा लास्ट ऑर्बिट लेना है, सब ऑर्बिट नहीं लेना है, सही है ना। 2s भी सेकेंड ऑर्बिट में है, 2p भी सेकेंड ऑर्बिट में है, तो सेकेंड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन।
अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है 2s इज एन ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर बनाकर हैं। फिर सबको पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो अगर मैं इसी तरह बॉक्स की सूरत में, चूंकि ये तीनों p के हैं, एक साथ बना दूं ऐसे करके। अच्छा, अब आपको फर्स्ट ईयर अगर याद हो तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन में एक बात कही गई थी कि जब आप एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे p सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, px में, py में, pz में, तो तरीका ही होता है कि पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन px में, एक py में, एक pz में, और उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि पहले px में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, उसकी पेयर बनाया, फिर py में पेयर बनाया, ऐसे नहीं होगा। पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए अगर मेरे पास p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक px में चला गया, एक py में चला, अभी भी pz में जगह खाली है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म होगा। ये कार्बन के लास्ट ऑर्बिट की सिचुएशन है। अच्छा, अब एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है और वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इस वक्त कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं, मगर 2 ने तो जोड़ी बनाई हुई है जो 2s में है, और 2 जो हैं, एक px एक py, वो अनपेयर्ड है। तो इस लिहाज से कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई, जबकि हम तो जानते हैं उसकी वैलेंसी 4 है, वो तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कैसी बात हुई? तो अब हमने कहा देखिए, ये जो इस वक्त आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये कार्बन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जब कार्बन ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जब कार्बन किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी स्टेट बन जाती है एक्साइटेड। इसका मतलब है हर कंपाउंड में, हर मॉलिक्यूल में कार्बन अपनी एक्साइटेड फॉर्म में होता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं होता। तो अब एक्साइटेड फॉर्म में क्या होता है? एक्साइटेड फॉर्म में ये होता है कि ये जो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 2s में है, तो ये जो 2s में जोड़ी बनी हुई है ना, इस जोड़ी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस खाली ऑर्बिटल pz में आ जाता है। इस तरह कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में उसके 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2, 2s1, s2 था ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया तो 2p 2 से 2p3 हो गए। और अब अगर मैं आपसे कहूँ लास्ट ऑर्बिट की सिचुएशन को इलैबोरेट करूं तो 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब है एक 2px में है, एक 2py में है, एक 2pz में है। अब चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, कोई भी पेयर नहीं बनाए हुए, तो इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये इसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, जो ये जाहिर करती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसका मतलब है अब ये कार्बन जब भी किसी से बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके जो लास्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन, एक s में है, एक px में है, एक py में है, एक pz में है। तो ठीक है, हमें भी पता है, पूरी ऑर्गेनिक में हम यही सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो मीथेन में भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, और किसके साथ बनाए हैं? 4 हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हैं। अब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, और उनका इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। तो हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल होता है, कार्बन के पास कौन से ऑर्बिटल हैं? आपने कहा सर 3 p ऑर्बिटल हैं और एक s है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो कॉमन सेंस की बात है, 3 हाइड्रोजन p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, एक px के साथ, एक py के साथ, एक pz के साथ, और एक हाइड्रोजन s के साथ ओवरलैपिंग करेगा। क्या चारों हाइड्रोजन्स एक जैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं? ये नहीं सर, 3 एक जैसी कर रहे हैं क्योंकि वो p ऑर्बिटल के साथ मिलते हैं, लेकिन एक की ओवरलैपिंग डिफरेंट है क्योंकि वो s के साथ है। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मीथेन में जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो वो चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं।
जो बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बन रहा है इस तरह कि कार्बन s ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, वो बॉन्ड डिफरेंट होगा, और जो बाकी तीन और बन रहे हैं वो तीनों p के साथ बन रहे हैं, वो तीनों एक जैसे होंगे। सही होगी बात, कॉमन सेंस की बात है। दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द वैलेंस शेल सिचुएशन ऑफ कार्बन। अब जाहिर सी बात है, ये सब बातें थ्योरेटिकल थी, ना एटम नजर आते हैं, ना उनके लास्ट ऑर्बिट नजर आते हैं, ना ये ऑर्बिटल नजर आते हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि ये थ्योरेटिकल बातें थी। आज से 80 साल पहले 1940 में हमने एक टेक्निक डिस्कवर की। पढ़ी तो आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में है, नेचर ऑफ लाइट के चैप्टर में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के नाम से। अब अल्लाह जाने लास्ट ईयर ये टॉपिक पढ़ पाए थे या नहीं भरा, उसकी मुझे डिटेल नहीं बोलनी। तो यूं समझ लीजिए, एक्सरेज की मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है वो एक दूसरे से कितनी दूर है। यानी अगर मैं मीथेन में से एक्सरे गुजारूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कार्बन के एटम के चार तरफ जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कितनी दूर है। क्योंकि याद रहे, जब कोई बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अगर बॉन्ड वीक होता है तो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं। यहां आपने कहा कि तीन हाइड्रोजन एक जैसा बॉन्ड बना रहे हैं और एक जरा डिफरेंट बना रहा है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि मीथेन में चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक जैसे डिस्टेंस पे नहीं होंगे, तीन का डिस्टेंस एक जैसा होगा और एक का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। लेकिन जब हमने कार्बन इस मीथेन में से एक्सरे गुजारी तो हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें ये रिजल्ट मिला कि चारों हाइड्रोजन कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पर है। मीथेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके चारों हाइड्रोजन कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि वो चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक जैसा बॉन्ड बना रहे हैं। और एक जैसा बॉन्ड वो उसी सूरत में बना सकते हैं अगर उन चारों हाइड्रोजन्स को एक जैसे ऑर्बिटल्स मिले ओवरलैपिंग के लिए। अब मीथेन का एक्सरे एनालिसिस हमें ये बता रहा था कि मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में चार एक जैसे ऑर्बिटल्स हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ चार एक जैसे बॉन्ड बनाए हैं। हमने कहा ये हो ही नहीं सकता है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में साफ नजर आ रहा है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में चार एक जैसे ऑर्बिटल नहीं है, तीन ऑर्बिटल एक जैसे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक ऑर्बिटल डिफरेंट है विच इज एस। एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब बार बार हमने एक्सरे एनालिसिस किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे नहीं जी। बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन में चार ऑर्बिटल जो थे वो एक जैसे नहीं थे, एक एस था, तीन पी थे। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है कि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए। ये बात मीथेन में देखी गई, ये बात जिस मॉलिक्यूल को उठाएं उसमें देखी गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्चुअल नॉलेज, ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी डेवलप की गई जिसमें ये लॉजिक निकाली गई कि जब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी नहीं थी वो आपस में मिक्सअप होके अपने आप को एक जैसा बना लेते हैं। यानी कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले उसके लास्ट ऑर्बिट में एक एस और तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाता है उसके साथ दूसरे एटम आकर अटैच होते हैं तो उसके ऑर्बिटल्स में चेंज आती है, और ये ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने आप को नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब के सब एक जैसे होते हैं। The process by which the orbitals of an atom mix together and they form orbitals of same shape and energy is called hybridization. तो अब इस एविडेंस, ये सारी जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये सिर्फ इस बात के लिए बताई है कि ये सब फर्स्ट ईयर के लिए थी, सेकेंड ईयर में तो उसकी जरूरत भी नहीं होती, लेकिन चूंकि हम फर्स्ट ईयर में पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसलिए बतानी जरूरी थी। ये है लॉजिक कि आखिर और हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया हमारे दिमाग में आया ही क्यों। हमने ये क्यों कहा कि बॉन्ड बनाते वक्त एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर नए ऑर्बिटल बना लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमने नोटिस किया
कि कार्बन खास तौर पर उसके एटम बॉन्ड बनाने से पहले उनके लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग हैं, बॉन्ड बनाने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन समथिंग हैपेंस जिसने ऑर्बिटल्स को एक जैसा कर दिया है। तो वो जो समथिंग है उसका नाम हमने रखा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले भी कहा लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई है और डेफिनेशन क्या बनी है आप जरा गौर से देखिएगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of different shapes and energy to produce same number of orbitals of same shape and energy is called orbital hybridization or simply hybridization. सो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप। अब देखिए इसमें हमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमने आपसे कहा है कि ये प्रोसेस में ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं जिनके शेप्स प्रीवियसली एक जैसे नहीं थे या एनर्जी एक जैसी नहीं थी, ताकि वो उतनी ही तादाद के ऐसे ऑर्बिटल बना सकें जिनके शेप और एनर्जी सेम हो। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके शेप और एनर्जी सेम हो वो हाइब्रिडाइज्ड कहलाते हैं और जिनके ना हो वो अनहाइब्रिडाइज्ड कहलाते हैं। तो दिस इज सिंपली अ प्रोसेस बाय विच अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेक्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब कार्बन के हिसाब से ही हमें बात करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में सिवाय कार्बन के और कोई भी एटम नहीं होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें सीखनी हो। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में नॉर्मली एक s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, और अगर ये आपस में मिक्सअप होंगे तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल है। ये आपस में मिक्सअप होंगे तो ये 4 ऐसे ऑर्बिटल बना देंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अगर कार्बन अपने लास्ट ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करवाएगा, यानी चारों को करवाएगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3, जिसमें एक s और 3 p इन्वॉल्व होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो वो इस हिसाब से कहलाएगा sp2। और चूंकि उसमें 3 ऑर्बिटल टोटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की तादाद भी 3 होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p इन्वॉल्व होगा तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाएगी। तो देर आर 3 पॉसिबल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि कार्बन का एटम कर सकता है। बेस क्या बन रही है, बेस बन रही है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद अब अगर मैं साथ में ये भी बता दूं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें सबसे पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि क्या होगा। अब sp3 के नाम से अंदाजा हो रहा है कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे। एक s और 3 p का मतलब है टोटल 4। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो 4 होंगे और चारों का नाम होगा sp3 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 sp3, ताकि ये पता चल सके कि वो किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बने थे। तो अब इसकी डेफिनेशन, इसको हम, चूंकि ये 4 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको हम टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं।
और इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals to produce 4 hybridized orbitals is called sp3 hybridization. Each hybridized orbital is called sp3 hybridized orbital. अच्छा, अब एक बात तय हो गई कि फिलहाल आप ये जहन में रखिएगा, ये खास तौर पर मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिसने फर्स्ट ईयर में ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनके के हम जिस बेसिक अजम्पशन पर बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्डिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इस दौरान में एक और प्रोसेस होता है और उसकी वजह होती है कि जो दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन अपने सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑर्बिटल्स अपने शेप्स को चेंज करते हैं बड़े ही सिस्टमैटिक अंदाज से। ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है और वो सिस्टमैटिक अंदाज ये है कि जितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, कौन सी बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग में, वही अपने शेप को चेंज करेंगे। तो अगर कार्बन के चारों यानी 1s और 3p सबके सब सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो तो सबके सब अपना शेप चेंज करेंगे। चूंकि 4 ऑर्बिटल अपना शेप चेंज करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और वो चारों एक शेप के होंगे, इसलिए चारों का नाम sp3 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 एक ही जैसा होगा। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि हर ऑर्बिटल को बनाने में एक s और 3p का हिस्सा है। तो क्या हिसाब बनेगा, p का हिस्सा 75% और s का हिस्सा 25%। तो आप लिखेंगे ईच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल which contain 25% s and 75% p character. अब चूंकि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हैं जो अब कार्बन के पास हो गए हैं और इन्हीं के साथ आकर हाइड्रोजन या कोई भी एटम आकर बॉन्ड बना रहा है, चूंकि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हैं इसलिए इन चारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी एक जैसी होगी। और जब वो सब एक जैसे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब सारे एक जैसे हैं तो सब एक दूसरे को इक्वल ताकत से रिपेल करेंगे। जब सबके दरमियान इक्वल रिपल्जन होगी तो सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो sp3 ऑर्बिटल्स की खास बात क्या है कि एक कार्बन सेंटर है, उसके चार तरफ ये चार ऑर्बिटल होते हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री के लिहाज से 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप एक सेंटर से चार ऐसे ऑर्बिटल्स निकालें जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हों तो वो शेप कहलाता है टेट्राहीड्रल और उनके दरमियान एंगल होता है 109.5। इसलिए हर वो मॉलिक्यूल जिसका एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा वो टेट्राहीड्रल शेप का होगा। ये सारी बातें जो हम बड़ी जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं ये बहुत जबरदस्त किस्म के एविडेंसेस पर मुश्तमिल है। यानी हमने ये नोटिस किया कि जिस एटम में 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री रखता है। तो ये सारी लॉजिक उसी के तहत बनाई गई है। तो अब ये तय हुआ कि ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 4
sp3 hybridized orbitals arrange themselves in tetrahedral geometry with angle 109.5 degree। इस तरह आपको इस डेफिनेशन की 3 फीचर्स याद रखनी है। नंबर 1, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो है जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, इस तरह टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर 2, हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 25% s और 75% p कैरेक्टर होता है। और नंबर 3, चूंकि ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्विवेलेंट हैं तो ये टेट्राहीड्रल शेप में अरेंज होते हैं विद एंगल 109.5। और चूंकि जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूल्स पर लगाएंगे तो इनकी शेप भी बनानी पड़ती है टेंटेटिव। तो अब टेट्राहीड्रल शेप को ड्रॉ करना नामुमकिन है क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में है। आप इसे कागज पर या पेपर पर या स्क्रीन पर नहीं ड्रॉ कर सकते। तो एक कोशिश ये होती है कि हम इसे टेंटेटिवली ऐसे बनाते हैं। अब देखिए इसमें ये जहन में रखिएगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के शेप ऐसे होते हैं, उनकी एक लूप बड़ी होती है, एक लूप छोटी होती है। और टेट्राहीड्रल शेप बनाते वक्त अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये माइनर लूप को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ मेजर लूप बनाते हैं। जैसे मैंने 4 लूप्स बनाई है, मगर किस तरह कि चौथी लूप आधी छुपा दी है पीछे, क्योंकि मुझे ये कहना है कि ये बैक साइड पर है। अब वो पीछे की तरफ है तो सामने से जब मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा। तो ऐसे बनाकर हम ये तासुर दे रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि बनाना वैसे तो बड़ा मुश्किल है। और असल बात यह है कि इन सारे लूप्स के दरमियान एक जैसा डिस्टेंस या एंगल है। ये एंगल 109.5 है, ये भी एंगल 109.5 है, ये भी एंगल 109.5 है। और वो जो आपको लग रहा है जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए नहीं है, ये लूप बिल्कुल बैक साइड पर है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल 109.5 है। ये कहलाता है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इस एक डेफिनेशन से फायदे की बात यह है कि अब बाकी डेफिनेशंस का आइडिया हो जाता है। अगर किसी वजह से कार्बन अपने लास्ट ऑर्बिट में मौजूद 4 में से 3 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कार्बन 4 में से 3 ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक पाई बॉन्ड बनाए। पढ़ चुके हैं अब तो सब कुछ आपको पता है। कार्बन ने हर हाल में 4 बॉन्ड बनाने हैं। अल्केन होगा तो कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे। अल्कीन होगा तो 3 सिंगल होंगे, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा। 3 सिग्मा होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। तो अब अगर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, एक p ऑर्बिटल नहीं लेगा। उस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2। क्योंकि अब ऑर्बिटल्स होंगे 3 तो सारी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अब उसे क्या लिखेंगे हम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चूंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए कहलाती है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। और अब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbitals to produce mixing of 1s and 2p orbitals to produce 3 hybridized orbitals. Mixing of 1s and 2p orbitals to produce 3 hybridized orbitals
is called so mixing of 1s and 2p orbitals to produce 3 hybridized orbitals is called sp2 hybridization. तो अब उधर मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स थे तो टोटल 4 बने थे, यहाँ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल 3 बने हैं. अच्छा, ईच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल is called sp2 hybridized orbital. अच्छा, अब हर 3 बने, तीनों को हम sp2 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 कहेंगे. और अब आप सोचिए हर ऑर्बिटल को बनाने में 2p और 1s का हिस्सा है तो टोटल 66.67% p कैरेक्टर है और 33.33% s कैरेक्टर है. So and it contains 66.67% p character and 33.33% s कैरेक्टर. अब ये भी चूंकि एक जैसे हैं तो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मगर अब ये 3 है नंबर 1 और ये प्लेन पर है क्योंकि इसमें 2 एक्सेस इन्वॉल्व हैं. p के 3 ऑर्बिटल्स थे ना, एक px, एक py, एक pz. एक p ऑर्बिटल तो अब इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, इसका मतलब एक एक्सेस निकल गया. तो अब 2 एक्सेस का मतलब है ये प्लेन पर 3 ऑर्बिटल्स आप ऐसे बनाएं कि तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हों, तो ये बिल्कुल पंखे के 3 परों की तरह बनेंगे और उनके बीच में एंगल होगा 120 120 120 का. इसको कहते हैं प्लेनर ट्राइगोनल शेप. सो these hybridized orbitals are arranged in planar trigonal geometry with angle 120 degree. These hybridized orbitals are arranged in planar trigonal geometry with angle 120 degree. और इन्हें बनाना आसान है, तो और बनाते वक्त हम पूरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखाएंगे, माइनर और मेजर दोनों पंखे के 3 परों की तरह. ये प्लेन पर है तो ये साफ सुथरे तरीके से बनाया जा सकता है. ये बन गया और इसमें ये तीनों एंगल्स 120 120 120. So this is planar trigonal geometry. और अब मेरा ख्याल है कि तीसरी टाइप बहुत आसान है, कम से कम डेफिनेशन लिखना, sp हाइब्रिडाइजेशन. इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. तो ये हो जाएगा मिक्सिंग of 1s and 1p orbital to produce 2 hybridized orbitals is called sp hybridization. Each hybridized orbital is called sp hybridized orbital and it contains 50% s
50% p कैरेक्टर। तो अब बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रही है बात। पहले वाले में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिले थे, sp3 कहलाए। दूसरे वाले में एक s और 2 p मिले, sp2 कहलाए। तीसरे वाले में एक s और एक p मिले, sp कहलाए। यहाँ 50% s 50% p कैरेक्टर है, और ये एक दूसरे से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। सो दीज hybridized orbitals are arranged in linear geometry with angle 180 डिग्री, और हम इसे ऐसे शो करते हैं। So this is simply angle of 180 degree, linear. तो अब ये बात बनी, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वो बैकग्राउंड बताया है जो इस वजह से ज़रूरी था कि नंबर 1 बहुतों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो याद नहीं है। हमारी कहानी सेकेंड ईयर में ये सारी चीज़ों के बाद शुरू होती है, यानी सेकेंड ईयर वालों ने ये सब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनका ये तो आता ही है। हम तो इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने अप्लाई करने से पहले ज़रूरी समझा कि एक पूरा पीरियड इस बात पे लगाएं कि ये क्या था। तो 3 पॉसिबल टाइप की हाइब्रिडाइजेशन इस बुनियाद पर होती है कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। अब इन तीनों की डेफिनेशंस लिख ली गई है, इनकी तफसीलात के साथ इनकी एक-एक बात अब इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू की जाएगी। तो ये सारी स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये चीज़ अब सही मायनों में शुरू होगी हमारे सेकेंड ईयर के लेवल के लिए। तो ये सब डेफिनेशंस हमारे काम आएँगी। तो अब देखते हैं इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।